सोचिए एक फार्म है, उस फार्म में एक सपना जन्म लेता है और फिर होती है एक क्रांति। एक ऐसी क्रांति जो सब कुछ बदल कर रख देने का वादा करती है। आज हम जॉर्ज ऑरवेल की क्लासिक कहानी एनिमल फार्म की दुनिया में उतरेंगे। पर यह सिर्फ जानवरों की कहानी नहीं है। नहीं, ये कहानी है उम्मीद की, सत्ता की और उस धोखे की जो अक्सर बड़े बड़े आदर्शों के पीछे छिपा होता है। तो चलिए इस कहानी की परतों को एक एक करके खोलते हैं। तो कहानी हमें ले चलती है मैनर फार्म में, जहां मिस्टर जोन्स का राज है। यहाँ जानवरों की जिंदगी बस कट रही है। उनकी हालत कितनी खराब है, ये बात सबसे अच्छी तरह कोई समझता है तो वो है फार्म का सबसे बुजुर्ग और समझदार सुअर, ओल्ड मेजर। उसकी आंखों में जानवरों की पूरी जिंदगी का बस एक ही मतलब है, दुख और गुलामी। और यही वो कड़वा सच है जिसे वो बदलना चाहता है। लेकिन इसी घोर निराशा के अंधेरे में ओल्ड मेजर एक उम्मीद की किरण देखता है। वो एक सपना देखता है, एक ऐसा सपना जो सोए हुए जानवरों के दिलों में क्रांति की पहली नन्ही सी चिंगारी जला देता है। ये सपना था एक ऐसी दुनिया का जहां कोई मालिक नहीं होगा, कोई जंजीर नहीं होगी, जहां जानवर आजाद होंगे। ओल्ड मेजर ने जो बात कही ना, वो बहुत सीधी लेकिन बहुत असरदार थी। उसने समझाया कि जानवरों की सारी मुसीबतों की जड़ सिर्फ एक ही है, इंसान। उसने कहा, सोचो, इंसान ही वो अकेला प्राणी है जो कुछ पैदा नहीं करता पर सब कुछ हड़प जाता है। वो गायों से दूध छीन लेता है, मुर्गियों से अंडे, वो घोड़ी के बच्चों को बेच देता है, वो जानवरों से उनकी आखिरी सांस तक काम करवाता है और फिर बेरहमी से उन्हें काट डालता है। ये सोच कि उनका दुश्मन कोई किस्मत या भगवान नहीं बल्कि जीता जागता इंसान है, यही वो चिंगारी थी जिसने आग लगानी थी। तो फिर इसका हल क्या था? क्या जानवरों को और मेहनत करनी चाहिए? नहीं, ओल्ड मेजर के लिए जवाब बिल्कुल साफ था। कोई सुधार नहीं, कोई समझौता नहीं। इस गुलामी से निकलने का बस एक ही रास्ता था, इंसानी राज का पूरी तरह से खात्मा। उसका संदेश गूंज उठा, बगावत। अब ओल्ड मेजर तो नहीं रहा, लेकिन उसके विचार जिंदा थे। फार्म के सुअरों ने जो सबसे ज्यादा होशियार माने जाते थे, उसकी बातों को एक पूरी विचारधारा में बदल दिया और उसे नाम दिया एनिमलिज्म। इसके सिद्धांत बहुत सरल थे और सुनने में बेहद लुभावने। पहला, अपने दुश्मन यानी इंसान को जड़ से उखाड़ फेंको। दूसरा, आपस में पूरा भाईचारा रखो। तीसरा, कभी भी इंसानों की आदतें मत अपनाना, उनके जैसा मत बनना। और चौथा, सबसे जरूरी, हमेशा याद रखना कि सारे जानवर बराबर हैं। बस इन्हीं चार खंभों पर एक नए समाज का सपना टिका था। और हर बड़े सपने को, हर क्रांति को एक गीत की जरूरत होती है ना? इनके लिए वो गीत था बीस्ट्स ऑफ इंग्लैंड। ये गीत सिर्फ कुछ शब्द नहीं थे, ये उनकी उम्मीदों का तराना बन गया। ये उस सुनहरे भविष्य की आवाज था जिसका वो सब इंतजार कर रहे थे। एक ऐसी दुनिया जहां इंग्लैंड के हरे भरे खेत सिर्फ और सिर्फ उनके होंगे। और फिर कहानी का रुख पूरी तरह बदल जाता है। निराशा की धुंध छट जाती है और जीत का सूरज निकलता है। किसी ने सोचा भी नहीं था, लेकिन जानवरों की बगावत कामयाब हो जाती है। हैरानी की बात यह है कि ये बगावत किसी बड़ी प्लानिंग का नतीजा नहीं थी। हुआ यूं कि एक दिन मिस्टर जोन्स और उसके आदमी शराब के नशे में जानवरों को चारा डालना ही भूल गए। भूख से तड़पते जानवरों का सब्र का बांध टूट गया। उन्होंने एक साथ मिलकर हमला बोल दिया। इस अचानक हुए हमले से डरकर जोन्स और इसके आदमी फार्म छोड़कर भाग खड़े हुए और बस पलक झपकते ही मैनर फार्म अब जानवरों का था। अपनी इस नई नई आज़ादी को, इस जीत को एक मजबूत शक्ल देने के लिए सुअरों ने एनिमलिज्म के सिद्धांतों को 7 पक्के नियमों में बदल दिया और इन 7 आदेशों को खलिहान की सबसे बड़ी दीवार पर मोटे मोटे अक्षरों में लिख दिया गया, ताकि ये हमेशा सबको याद रहें, ताकि इन्हें कोई बदल न सके। ये सिर्फ नियम नहीं थे, ये उनके नए समाज का पवित्र संविधान था और इस संविधान की आत्मा थी 7वें कानून में, सभी जानवर बराबर हैं। सब कुछ ठीक लग रहा था, है ना? आज़ादी, बराबरी, अपना राज। पर कहते हैं ना, सत्ता का स्वाद अच्छे अच्छों के आदर्शों को परखता है। बहुत जल्द उस सुनहरे सपने पर शक का पहला बादल मंडराने लगता है। हुआ ये कि फसल कटने के बाद जब पहली बार गायों का दूध दुहा गया, तो ताज़े मलाईदार दूध से भरी 5 बाल्टियां वहीं रखी थीं। सारे जानवर काम पर चले गए, लेकिन जब शाम को वो सब लौटे तो दूध वहां नहीं था। 5 की 5 बाल्टियां खाली थीं, दूध गायब हो चुका था।
किसी को कुछ समझ नहीं आया कि आखिर वो गया कहाँ। और ये राज ज्यादा दिन तक राज नहीं रहा। जल्दी सबको पता चल गया कि वो सारा दूध सुअरों ने अपने खाने के लिए रख लिया था। ये पहली बार था जब नए लीडर्स ने अपने लिए कुछ खास रखा। बराबरी का वो महान वादा यहीं पहली बार थोड़ा सा चटकता हुआ नजर आया। अब जब दूसरे जानवरों ने पूछा कि भाई ये क्या बात हुई, तो सामने आया स्क्वीलर, एक ऐसा सुअर जिसे बातों को घुमाना बहुत अच्छे से आता था। उसने सबको समझाया कि देखो, हम सुअर फार्म का सारा दिमागी काम करते हैं, हमें अपनी सेहत अच्छी रखनी पड़ती है, इसीलिए हमें दूध और सेब की जरूरत है। और फिर उसने अपना सबसे बड़ा दांव खेला, डर का दांव। वो बोला, ये हम सब तुम्हारी भलाई के लिए कर रहे हैं, अगर हम अपना काम ठीक से नहीं कर पाए तो जोन्स वापस आ जाएगा। और बस जोन्स के वापस आने का डर इतना ज्यादा था कि जानवरों ने आगे कोई सवाल ही नहीं किया। यहाँ से फार्म की राजनीति एक नया मोड़ लेती है। सत्ता के लिए खींचतान शुरू हो जाती है, खासकर दो लीडिंग सूरों के बीच, स्नोबॉल और नेपोलियन। और उनका ये टकराव फार्म के भविष्य को हमेशा के लिए बदलने वाला था। स्नोबॉल और नेपोलियन दोनों की सोच में जमीन आसमान का फर्क था। एक तरफ था स्नोबॉल, वो एक विजनरी था, सपने देखने वाला। वो एक पवन चक्की बनाना चाहता था जिससे बिजली पैदा हो और जानवरों को हफ्ते में सिर्फ 3 दिन काम करना पड़े। दूसरी तरफ था नेपोलियन, जो ज्यादा प्रैक्टिकल था। उसका मानना था कि ये सब छोड़ो, पहले पेट भरने का इंतजाम करो, खाना ज्यादा उगाओ। स्नोबॉल अपने जोशीले भाषणों से सबका दिल जीत लेता था, जबकि नेपोलियन वो चुपचाप पर्दे के पीछे अपना समर्थन जुटाने में लगा था। पवन चक्की के मुद्दे पर वोटिंग का दिन आया। स्नोबॉल ने ऐसा जबरदस्त भाषण दिया कि लगा सारे जानवर उसी के हक में वोट देंगे। उसकी जीत लगभग तय लग रही थी। लेकिन ठीक उसी पल जब स्नोबॉल का भाषण खत्म हुआ, नेपोलियन अपनी जगह से उठा और उसने एक बहुत ही तेज, एक अजीब सी आवाज निकाली, ऐसी आवाज जो किसी ने पहले कभी नहीं सुनी थी। और तभी अचानक खलिहान के दरवाजे खुले और 9 विशाल खूंखार कुत्ते अंदर घुस आए। ये वही पिल्ले थे जिन्हें नेपोलियन ने सबसे छुपाकर पाला पोसा था। वो बिजली की तेजी से सीधे स्नोबॉल की तरफ लपके। स्नोबॉल ने जैसे तैसे अपनी जान बचाई और बाड़ी के एक छेद से निकलकर भाग गया। कुत्तों ने उसे फार्म से बाहर खदेड़ दिया। वो फिर कभी नजर नहीं आया। और बस उसी एक पल में फार्म पर बहस और लोकतंत्र का अंत हो गया। स्नोबॉल के जाते ही फार्म का चेहरा हमेशा हमेशा के लिए बदल गया। नेपोलियन ने मंच पर आकर ऐलान किया कि अब से रविवार की बैठकें बंद। अब कोई बहस, कोई वोटिंग नहीं होगी। फार्म से जुड़े सारे फैसले सुअरों की एक स्पेशल कमेटी लेगी और उस कमेटी का मुखिया वो खुद होगा। जिसने भी दबी आवाज में विरोध करने की कोशिश की, उसे कुत्तों की गुर्राहट ने चुप करा दिया। और यहीं से कहानी उस दौर में पहुंचती है जहां क्रांति का वो सुनहरा सपना एक ऐसे बुरे ख्वाब में बदल जाता है जो जाना पहचाना सा लगता है, जहां वो मशहूर कहावत सच होती है कि सभी जानवर बराबर हैं, पर कुछ जानवर दूसरों से ज्यादा बराबर हैं। अब नेपोलियन और उसके सूरों ने सबसे खतरनाक खेल खेलना शुरू किया। उन्होंने इतिहास बदलना शुरू कर दिया। धीरे धीरे वो उन 7 आदेशों को ही बदलने लगे। जब सुअर फार्म हाउस के बिस्तरों पर सोने लगे और जानवरों को चौथा आदेश याद आया, कोई जानवर बिस्तर पर नहीं सोएगा, तो उन्होंने जाकर दीवार पर देखा। वहां अब लिखा था, कोई जानवर चादर वाले बिस्तर पर नहीं सोएगा। जब नेपोलियन ने कुछ जानवरों को मरवा दिया, तो छठा आदेश बदल गया, कोई जानवर किसी दूसरे जानवर को बिना वजह नहीं मारेगा। हर बार कानून में छुपके से 2-3 शब्द जोड़ दिए जाते थे और बेचारे जानवर अपनी याददाश्त पर ही शक करने लगते थे। और फिर वो हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। सत्ता का नशा इतना बढ़ गया कि नेपोलियन ने सबके सामने एक अदालत लगाई। जिन जानवरों पर भी उसे स्नोबॉल का जासूस होने का शक था, उनसे जबरदस्ती जुर्म कबूल करवाए गए और फिर नेपोलियन के कुत्तों ने उन्हें वहीं सबके सामने मार डाला। नेपोलियन के पैरों के पास लाशों का ढेर लग गया। हवा में खून की वो गंध फैल गई जिसे जानवर जोन्स के जाने के बाद से भूल चुके थे। ये सब देखकर फार्म के बाकी जानवर, खासकर क्लोवर नाम की वो घोड़ी, अंदर तक हिल गए। उनकी आंखों के सामने जो हो रहा था वो उनके सपने से कोसों दूर था। ये वो आज़ाद और खुशहाल दुनिया नहीं थी जिसके लिए उन्होंने बगावत की थी। उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने एक जालिम को हटाकर उसकी जगह दूसरे जालिम को बिठा दिया था। उनका सपना अब पूरी तरह से एक डरावना सच बन चुका था। और आखिर में उस सपने पर आखिरी कील ठोकी गई।
बीस्ट्स ऑफ इंग्लैंड, वो गीत जो उनकी क्रांति की आत्मा था, उनकी उम्मीद की आवाज था, उस पर पाबंदी लगा दी गई। स्क्वीलर ने ऐलान किया कि अब इस गीत की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि बगावत तो अब पूरी हो चुकी है, जिस बेहतर समाज का सपना था वो बन चुका है। ये उस पहली क्रांति की आधिकारिक मौत का ऐलान था। तो एनिमल फार्म की ये कहानी हमें इसी गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। यह हमें दिखाती है कि कैसे नेक इरादों से शुरू हुआ कोई आंदोलन भी सत्ता के लालच, प्रोपेगेंडा और डर की वजह से अपने ही आदर्शों को खाने लगता है। ये एक चेतावनी है जो उस दौर में जितनी सच थी, आज भी उतनी ही है। और सवाल ये उठता है कि जब किसी क्रांति के नारे तो जिंदा रहते हैं, लेकिन उनकी आत्मा मर जाती है, तो पीछे क्या बचता है? सिर्फ खोखले शब्द या एक और तरह की गुलामी?